हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से। तो बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं टीचर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं टीजीटी पीजीटी के, केवीएस के, एनबीएस के, उनमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट में भी ये सिलेबस आता है। तो बायोलॉजी से जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन सबका ही सिलेबस का हिस्सा होता है। तो इससे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोजियोग्राफी डज इंडिया हैव। जो हमारा भारत देश है इसमें कितने बायोजियोग्राफिक एरियाज हैं। ठीक है, बायोजियोग्राफिक एरिया वो होते हैं जिनमें कि डिफरेंट काइंड ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स और क्लाइमेटिक रीजन जो है अलग अलग होता है। वहाँ का जो जियोग्राफी जो होती है मीन्स कि जो धरती का जो क्लाइमेट होता है, धरती का जो लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है वो डिफरेंट करता है, वेरी करता है। और बायो मीन्स की वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती है, प्लांट्स और एनिमल होते हैं वो भी वेरी करते हैं। तो बायो जियोग्राफिक आपको समझ में आ गया कि वहाँ की बायो मीन्स कि वहाँ पे जो जीव है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, और जियोग्राफिक मीन्स की जो धरती की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो दोनों ही चीज़ें वेरी करती हैं। तो हमारे इंडिया में बायोजियोग्राफिक क्षेत्र कितने पाए जाते हैं? 5 है, 6 है, 8 है या 10 है। तो हमारे इंडिया में जो है 10 बायोजियोग्राफिक क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके नाम मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि वेस्टर्न घाट आ जाता है, इसमें हमारा वेस्टर्न घाट आ जाता है, डेक्कन पेनिनसुला आ जाता है, हिमालय तीसरा हो गया, नॉर्दर्न इंडिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो गंगा रिवर आती है हमारे भारत में हिमालय से होके, तो एक गंगा के मैदानी भाग एक जो प्लेन बनाती है, प्लेन मीन्स की मैदानी एरिया, तो वो जो है बहुत ही हाई डाइवर्सिटी होता है वहाँ पे। और हो गया हमारा थार डेजर्ट, एक हो गया ट्रांस हिमालय और अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड इंडो मलायन रिल्म। ठीक है, ये सारे के सारे इंडो बर्मा रीजन और इंडो मलायन रिल्म जो आते हैं, जो क्षेत्र है, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे भारत के बायोजियोग्राफिक रीजन है इंडिया के। वेस्टर्न घाट पता है आपको कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में आता है। डेक्कन पेनिनसुला हो गया और हिमालयाज हो गए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, इंडो गैंगेटिक प्लेन, थार डेजर्ट, ट्रांस हिमालय, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, इंडो हिमालयन रिल्म्स, ये सारे के सारे आते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो हमारे भारत में जो भी क्षेत्र हैं उनमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाती है? बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट वो होता है जहाँ पे हमें प्लांट्स और एनिमल के बहुत ज़्यादा वेराइटी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, गंगा है, गंगेज है, नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है कि जो वेस्टर्न घाट ऑफ हिमालयन ईस्टर्न वेस्टर्न घाट ऑफ हिमालय हो गया, सॉरी, वेस्टर्न घाट होते हैं, हिमालय नहीं। और जो ईस्टर्न हिमालय होता है वो जो है क्या है कि बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट है। जो वेस्टर्न घाट है और हिमालय का ईस्टर्न जो कि पूर्वी क्षेत्र है, तो ईस्टर्न हिमालय, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो वेस्टर्न घाट हो जाएगा। हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी का क्या होता है आपको पता ही है। डैश इज वन ऑफ द लिस्ट पोरस सॉइल। लिस्ट पोरस सॉइल कौन सी होगी? जिसमें जो मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत ज्यादा ही छोटे छोटे होंगे और एक दूसरे से चिपके रहेंगे। तो वहां पे क्या होगा कि पोरिसिटी जो होगी, उसके अंदर जो रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, वो बहुत ही कम रहेंगे। ठीक है, तो इज वन ऑफ द पोरस सॉइल। तो यहाँ पे पिट सॉइल है, लोम है, क्ले है, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा क्ले सॉइल। जो क्ले सॉइल होती है वो सबसे ज्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, चिपचिपी होती है, एक दूसरे से उसके कण एक दूसरे को बांधे रखते हैं, तो क्ले सॉइल हो गई।
नेक्स्ट है डैश इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? वो रिसोर्स जिन्हें हम फिर से बना नहीं सकते, जिनके बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, उन रिसोर्सेज को हम बना नहीं सकते, उन्हीं को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। से क्रूड ऑयल, यूरेनियम, हॉट स्प्रिंग सिलिका। तो जानते हैं जो क्रूड ऑयल होता है और यूरेनियम होता है, यूरेनियम को भी बनने में जो है कि बहुत ज्यादा समय लगता है, इसलिए इसे हम एक मतलब कि जैसे गोल्ड को एक बहुत ही अच्छा रिच सोर्स माना जाता है इकोनॉमिक रूप से, वैसे ही यूरेनियम भी बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक सोर्स है। क्रूड ऑयल जो है आपको पता है इसके बनने में हजारों लाखों साल लगते हैं, तो नॉन रिन्यूएबल में क्रूड ऑयल और यूरेनियम दोनों आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है और इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है? एक्स सिटू कंजर्वेशन वो होता है जिसमें जो है कि प्लांट्स और एनिमल्स या जो भी हमारी बायोडायवर्सिटी है उसमें से कुछ चीजों को, जिससे कि हम वहां पे जो उसका एरिया है, जो उसका हैबिटेट है, वहां पे सुरक्षित नहीं रख सकते और उसे जो है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को बनाते हैं, वहां पे ले जाके हम रखते हैं, उसे हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक या नेशनल पार्क। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है, जो हमारे वन क्षेत्र है वहीं पे होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेड ग्रुप्स, नेशनल पार्क। लेकिन जो हमारा सीड बैंक है यह जो है आर्टिफिशियली बनाया जाता है और यहाँ पे ले जाके हम जो है सीड बैंक में बहुत सारे प्लांट्स के सीड को हम जो है स्टोर करते हैं और फ्रीज करके उन्हें रखते हैं बहुत ही लो टेम्परेचर पे, -198 नाइट्रोजन, जो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है उस पे उसे हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो नेक्स्ट है डैश इज नॉट जनरली सीन इन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है उसमें क्या देखने को नहीं मिलता है? इंडेमिज्म, स्पीसीज रिचनेस, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो जो हमारा सीन इन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट वो क्या है? स्पीसीज रिचनेस तो हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में स्पीसीज रिचनेस देखने को मिलेगी और लॉस ऑफ डाइवर्सिटी नहीं देखने। लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, इंडेमिज्म, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम होता है तभी तो वहां पे क्या होता है कि डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, इंडेमिक भी होते हैं, लेकिन लॉस ऑफ डाइवर्सिटी हमें बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पे देखने को नहीं मिलती है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। Next है डैश occur when the death of the least individual in a species occur. डैश occur when the death of the last individual in a species. कोई भी स्पीसीज है जिसके लास्ट इंडिविजुअल की भी अगर डेथ हो जाती है तो क्या होगा? वो स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एडाप्टेशन, फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसिएशन और एक्सटिंक्शन, तो क्या होगा? एक्सटिंक्शन हो जाएगा। Next है dash is defined as the ecological state of a species being unique to a specific geographic location. तो यहाँ पे dash is defined ecological state of a species being यूनिक। कोई भी स्पीसीज किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए यूनिक हो जाती है, किसी भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल क्षेत्र के लिए यूनिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सोटिक स्पीसीज होती है, इंडेमिक स्पीसीज होती है, इकोसिस्टम या क्या। तो देखिए जो इंडेमिक स्पीसीज होती है ना वो एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में ही पाई जाती है और एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन में ही पाई जाती है। Dash is the forest cover to be maintained as per the national forest policy. तो हमारे देश में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लागू की गई 1988 में जंगलों को बचाने के लिए और उनकी सुरक्षा करने के लिए, उसके हिसाब से हिली और प्लेन एरिया में जो हमारे हिली एरियाज हैं और जो हमारे प्लेन एरियाज हैं उनमें कितने % पे क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट। तो जो नेशनल फॉरेस्ट
पॉलिसी है उसके हिसाब से जो है कि जो हिली एरिया है उसके 67% भाग पे क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, और जो प्लेन है उसके 33% भाग पे क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। तभी जाके वो जियोग्राफिकल एरिया जो है क्या होगा, प्रोटेक्टेड रहेगा और सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट है डैश इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ स्पीसीज represented in a specific region, landscape or an ecological community. Is defined as the number of species. नंबर ऑफ स्पीसीज रिप्रेजेंट इन स्पेसिफिक रीजन, कोई भी जो स्पेसिफिक रीजन होता है या लैंडस्केप होता है, इकोलॉजिकल कम्युनिटी होती है, वहां पे जो स्पीसीज होती है उसे क्या कह सकते हैं, कोइवोल्यूशन, कमेंसलिज्म, स्पीसीज रिचनेस या पॉपुलेशन डेंसिटी। तो डैश इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ स्पीसीज रिप्रेजेंटेड इन ए स्पेसिफिक रीजन लैंडस्केप। तो किसी एक स्पेसिफिक रीजन में या लैंडस्केप में जो एक ही स्पीसीज के नंबर जो ज्यादा या कम होती है तो उसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे, ठीक है, या पॉपुलेशन कहेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग कैन सिग्निफिकेंटली बी कंट्रोल्ड बाय। जो ग्लोबल वार्मिंग है वो किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत ही मतलब कि किस तरह से ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। तो इंक्रीजिंग सॉलिड वेस्ट, रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज, बर्निंग ह्यूमन जनरेटेड वेस्ट, रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल कंजप्शन। तो देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एक जो हवा की एक लेयर बनी हुई है उसमें जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, तो CO2 की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो हीट को बाहर नहीं जाने देती है, हमारे धरती से जो हीट रिफ्लेक्ट होके बाकी के स्पेस में चली जाती है वो नहीं हो पाता है। और सबसे ज्यादा CO2 और इस तरह के जो गैसेस हैं ये किससे रिलीज होते हैं, फॉसिल फ्यूल के कंजप्शन से। इसे ब्लैक कलर का जो धुआं निकलता है वो होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में ये बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल के कंजप्शन को अगर हम घटा देते हैं, फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन घटा देंगे तो क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग सिग्निफिकेंटली कंट्रोल हो जाएगा। Dash is the basic unit of classification and taxonomic rank, species, जीनस, क्लास, ऑर्डर। तो सबसे जो छोटा और बेसिक यूनिट है वो है स्पीसीज क्लासिफिकेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नाउ एक्सटिंक्ट। इनमें से कौन सा एनिमल आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट हो गया है, टास्मेनियन टाइगर, टास्मेनियन डेविल, पेडी मेलॉन, क्वेल। तो टास्मेनियन जो टाइगर होता है आज के टाइम पे वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के जो है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कराई हूँ। यहाँ पे जो है IUCN द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, तो यह जो यूनियन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मार्गोस स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, वियना ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क USA। तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो मार्गोस स्विट्जरलैंड में है। IUCN इज आल्सो कॉल्ड एज, IUCN को और क्या कहते हैं, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज मैक्सिमम डाइवर्सिटी। यहाँ पे मैंग्रोव दिया है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टाइगा एंड कोरल रीफ। देखिए यहाँ पे अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिया होता तो वही हमारा सबसे मैक्सिमम डाइवर्सिटी का रीजन हो जाता, लेकिन उसके बाद जो है आता है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स जो होती है कि समुद्र के अंदर का यह जो एरिया है यह भी बहुत ही हाई डाइवर्सिटी का होता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद कोरल रीफ्स आती हैं। नेक्स्ट है
approximately 50% of the total world species are present on tropical rainforest, temperate deciduous forest and coral reef। तो जो यहाँ पे हमारा दे दिया है ऑप्शन में कोरल रीफ्स तो दिया ही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दे दिया है। तो 50% जो वर्ल्ड की स्पीसीज की डाइवर्सिटी होती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी जो है इंक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर, डिक्रीजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर, रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द प्लेनेट, हैज नो इफेक्ट ऑन चेंज इन लैटिट्यूड। तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा होती है इक्वेटर पे जो हमारा ये इक्वेटर हो गया और ये जो एरिया होता है यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का होता है। ये हमारा इक्वेटर हो गया, अगर इक्वेटर हो गया ये लाइन, और ये हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया होता है और इसमें हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी में डिक्रीज का रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन क्या है? हैबिटेट पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीसीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन किसी भी लिविंग बीइंग के अगर हैबिटेट को हम डिस्ट्रक्शन कर देंगे तो क्या होगा? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से क्या होता है कि डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, वो जो स्पीसीज है वो समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा डोडो क्या है? इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, रेयर या एक्सटिंक्ट। तो डोडो सबको पता है कि एक्सटिंक्ट पक्षी है। ब्लू व्हेल इज प्लेस्ड अंडर, ब्लू व्हेल को हम किस में रखते हैं? इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, रेयर या एक्सटिंक्ट। तो जो ब्लू व्हेल होती है यह जो है कि इंडेंजर्ड में आती है, क्योंकि जो समुद्र में ब्लू व्हेल पाई जाती है और उसमें जो है क्या हुआ है कि बहुत सारी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए ब्लू व्हेल जो है इंडेंजर्ड में आ गई है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटेट इज, किसी भी नेचुरल हैबिटेट में जब हम प्लांट्स और एनिमल का कंजर्वेशन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन विवो कंजर्वेशन या एक्स विवो कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन जब हम किसी भी नेचुरल हैबिटेट में करते हैं तो उसे हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हो गए यह इन सिटू कंजर्वेशन का हिस्सा है। ऑल आर इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट एक्सेप्ट, इन सिटू कंजर्वेशन में नेशनल पार्क आ गए, सेंचुरीज आ गए या जू आ गए, बायोस्फीयर रिजर्व आ गए। तो यहाँ पे हमारा इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट में ये सारे ही आते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है जो इन सिटू कंजर्वेशन में नहीं आए। तो क्योंकि जो बैंक वगैरह है वो आते हैं, नेशनल पार्क में भी आ सकता है। नेशनल जो पार्क बनाए जाते हैं वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा सीड बैंक वगैरह ऑप्शन नहीं है। तो हम ऑल आर इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट एक्सेप्ट नेशनल पार्क यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड, जो एक्स सिटू कंजर्वेशन होता है उसमें क्या आएगा? जू, बोटेनिकल गार्डन, जर्म प्लाज, बैंक, ऑल ऑफ द एबव। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन में हमारा आ जाएगा एक्स सिटू बोटेनिकल गार्डन, जर्म प्लाज, बैंक और जू, ये सारे के सारे आ जाएंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन में। हाँ, बोटेनिकल गार्डन, जू, जर्म प्लाज, बैंक, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे आंसर हमारा ऑल ऑफ द एबव होगा। हॉट स्पॉट और रीजन ऑफ हाई, जो हॉट स्पॉट होते हैं वो किसके रीजन होते हैं? हाई डाइवर्सिटी के रीजन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं, और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।